गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग फिर से आ गए हैं आपके मैथ्स के सेशन में और हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे थे? नंबर सिस्टम। तो हम लोगों ने इससे पहले 2 वीडियोस देखा है जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन परिचय किए हैं। हम लोग किसके साथ? नंबर सिस्टम के साथ। हम लोग को सारा नियम और नंबर सिस्टम के सारा जो पद्धति है वो सब हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं। तो हम लोग का पहला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1 और हम लोग सीधे उसका पहला प्रश्न पर चले जाते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? परिमेय मतलब क्या बोले थे आप लोगों को? रैशनल नंबर। क्या इससे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? क्या आप इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? जहां p और q पूर्णांक है। p और q क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब क्या बोले थे? इंटीजर्स। p बाई क्यू पूर्णांक है। q पर यहाँ पे भी एक शर्त है और q 0 नहीं है। अब अगर आप लोगों को याद हो पूर्णांक क्या था? पूर्णांक था नंबर लाइन में, जैसे ये 0 1 2 3 डॉट 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 मतलब इधर बढ़ता गया संख्या और इधर -1 -2 -3 इधर भी बढ़ता गया। ये क्या हुआ? ये पूर्णांक। अगर आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास याद है तो बोला जा रहा है p और q जो है वो इनमें से कुछ है, इनमें से कोई भी नंबर है, लेकिन q 0 नहीं है। ठीक है, तो इसको लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर हम लोग p को 0 मान लेते हैं, p को 0 मान लेते हैं, p बाई q ना, p को 0 मान लेते हैं और q को 1 मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग q को 0 नहीं मान सकते, तो भी इसका वैल्यू क्या आएगा? 0। अगर हम लोग p बाई q को 0/2 मान लेते हैं, मतलब q को हम लोग 2 मान लिए, तब भी इसका वैल्यू क्या आएगा? 0। अगर हम लोग इसको p बाई q को 0/3 मान लेते हैं, तब भी इसका वैल्यू क्या आएगा? 0। हम लोग अगर p बाई क्यू को 0/50 मान लेते हैं, तब भी इसका वैल्यू क्या आएगा? 0। मतलब कोई भी, मतलब 0 को किसी भी संख्या से आप अगर भाज्य दोगे तो उसका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा? 0 ही आएगा। इसीलिए क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर क्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है ये आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न में। हम लोग का दूसरा जो प्रश्न है वो क्या है? 3 और 4 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में सिर्फ केवल 6 मतलब 6 ही परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करना है, रैशनल नंबर। अब आपको हम बता दें कि 3 और 4 के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या है, बहुत सारे परिमेय संख्या है, बट हम लोग को निकालना कितना है? केवल 6। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? इसका एक ट्रिक है। 6 हम लोग को निकालना है ना, 6 ही संख्या सिर्फ हम लोग को निकालना है। तो हम लोग ये 6 में 1 जोड़ेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा? 7। यहाँ पे अगर 5 लिखा होता तो हम लोग 5 में भी 1 जोड़ते 6। अगर बोलता कि आपको 10 परिमेय संख्या निकालना है 3 और 4 के बीच, तो हम लोग 10 में 1 जोड़ते 11। ठीक है, तो जितना संख्या हम लोग को निकालना होगा उतना
परिमाण हो गया आपका p/q के फॉर्म में। तो इससे पता चल गया कि ये परिमेय संख्या है। अब हम लोग कैसे करके इसके बीच में 6 परिमेय संख्या निकालेंगे। हमारे पास 7 आया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, 7 को ऊपर नीचे दोनों से ही हम लोग मल्टीप्लाई यानी कि भागा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। और यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे क्योंकि हम लोग को समानता मेंटेन करना है, इक्विवेलेंट। क्यों 7 4 ज़ा कितना होता है 28 और 7 1 ज़ा 7। तो हम लोग को 2 नंबर संख्याएं मिल चुकी है। अब दोनों में देखिए, दोनों का जो Q का वैल्यू है, जो Q का जो वैल्यू है वो 7 और 7 7 और 7 है। तो इसका मतलब आगे हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 21/7 और 28/7 के बीच में हम लोग को 6 संख्या लाना है। 4 5 6 संख्या। अब वो क्या होगा, 21 के बाद हम लोग 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो हम लोग को 6 नंबर मिल गया। 6 नंबर मिल गया हम लोग को 21/7 और 28/7 के बीच। तो 3 और 4 की इसको हम लोग क्या मानेंगे, 3 और इसको हम लोग क्या मानेंगे 4। इसको भी मैं हल करके दिखा देती हूँ कि हम लोग इसको 3 क्यों मान रहे हैं। 3 को अगर 7 को 21 को अगर 3 बार काटा जाए, 7 3 क्या होता है 21। तो फिर ये क्या, इसका आंसर क्या है 3 ही है ना। उधर भी अगर 28 को 7 से भाज्य दे तो 4 आएगा। 3 और 4 ही तो है, बट हम उसका रूप चेंज कर दिए हैं, उसका रूप बदल दिए हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको दूसरा प्रश्न में भी कोई समस्या नहीं आई है समझने में। अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग हमारे तीसरे प्रश्न में जाते हैं। 3/5 मतलब 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाला जो प्रश्न था, अगर आप लोगों को वो समझ आया हो तो लगभग थोड़ा बहुत तो आप लोग कर ही सकते हो इसको स्टार्टिंग में। ठीक है, तो हम लोग उसमें क्या पढ़े थे, जितना भी संख्या निकालने के लिए बोला जाएगा उसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे। वैसे ही यहाँ पे हम लोग के पास 5 है, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 6। तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो हम लोग के पास कितना आएगा 6। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच में 6 हम लोग परिमेय संख्याएं निकालेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे आप लोगों को तो आता है, फिर भी मैं बता देती हूँ। क्या करेंगे हम लोग, 3/5 जो p/q के फॉर्म में है उसमें हम लोग 6 ऊपर और 6 नीचे दोनों तरफ 6 का हम लोग गुना करेंगे। तो क्या आएगा 6 3 ज़ा 18, 6 5 ज़ा 30। वैसे ही हम लोग फिर जो दूसरा परिमेय संख्या हम लोग के पास है 4/5, उसको भी हम लोग 6/6 के साथ गुना करेंगे। तो क्या आ जाएगा 24/30, 24/30। तो अब ये जो 2 नंबर हम लोग के पास आया है इस परिमेय संख्याएं, इनको हमको इनके बीच में 5 नंबर ज्ञात करना है। तो वो कैसे होगा, ये अगर हम लोग एक नंबर लाइन बना ले तो फिर यहाँ पे क्या है
फिर इधर क्या है 24/30, इसको हम लोग 4/5 भी लिख सकते हैं, इससे पहले मैंने समझाया है। अब 18/30 और 24/30 के बीच का नंबर निकाल लेना बहुत ही आसान है, आप लोग तो काफी होशियार हो। 18 के बाद क्या होगा 90/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो हम लोग को 5 नंबर ज्ञात हो गया। 3/5, 3/5 और 4/5 के बीच में हम लोग को 5 नंबर परिमेय संख्याएं मिल चुका है। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट्स, अब हम लोग हमारा इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन में आ गए। यह क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है आप लोगों को। देखते हैं क्या है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये जो स्टेटमेंट्स है, कथन है, ये सत्य है कि नहीं है, असत्य है, वो आप लोगों को रीजन के साथ बताना पड़ेगा। पहला जो है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब ये प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या क्या है? 1 2 3 4 ... अनंत, जो एक से शुरू होता है। और पूर्ण संख्या क्या है? 0 1 2 3 4 ... अनंत, जो 0 से स्टार्ट होता है। ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है। अब पूछा गया है प्रत्येक प्राकृत संख्या, ये जो सारी प्राकृत संख्या है एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ये सारा प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? प्राकृत संख्या अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है, शून्य तो नहीं है प्राकृत संख्या, है ना? तो इसलिए ये कथन जो है वो क्या है? सत्य है। अगला हम लोग अगर देखेंगे, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? जैसे हो गया आपका -3, -2, -1, 0 1 2 3 ... इधर भी बढ़ता गया, इधर भी बढ़ता गया, ये क्या हो गया? पूर्णांक। और वहीं पे पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 ... अनंत तक जाएगा। तो ये हो गया आपका पूर्णांक और ये हो गया पूर्ण संख्या। अब बोला जा रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, मतलब सारा पूर्णांक। अब आप बोलो, ये जो पूर्ण है ये 0 1 2 3 है, तो ये भी 0 1 2 3 और आगे चलता जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं, ये तो पूर्ण संख्या नहीं है। तो फिर इस कथन को हम कैसे सत्य बोल सकते हैं? ये कथन क्या हो गया? असत्य कथन है, ठीक है। अब हम लोग अगला चलते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या। प्रत्येक परिमेय मतलब रैशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में होता है, जो p/q के फॉर्म में होता है, एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या यानी कि 0 1 2 3 4 अनंत, है ना? तो फिर परिमेय संख्या p/q, अगर आप अभी बोले कि हाँ ये बात तो कहीं ना कहीं ठीक है, क्योंकि अगर हम ये 1 ले लें
तो 1/1, हाँ ये परिमेय संख्या हुआ। अगर हम 2 ले लें तो 2/1 हुआ। तो ये सब होगा, लेकिन अगर हम 0.3333 लें तो क्या ये परिमेय संख्या पूर्ण है? ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 3 बार बार आ रहा है। इसका मतलब ये बार बार 3 आता ही जाएगा, ये रिकरिंग नेचर का है। इसीलिए ये जो कथन है ये क्या है? ये है असत्य। तो मैं आशा करती हूँ सारे बच्चों से कि आप लोग जो नंबर सिस्टम का पहला एक्सरसाइज है 1.1, इसका अध्ययन आप लोग अच्छे से करें। और अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो कहीं भी कुछ चीज़ समझने में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।